स्टूडेंट्स, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 में चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में इलेक्शन प्रोसीजर कैसे काम करता है, क्या प्रक्रिया है, कौन इसे कराता है, क्या इसका उद्देश्य है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चैप्टर 3 है ये, क्लास 11। आपने किसी गेम को देखा होगा, आपने निश्चित रूप से क्रिकेट गेम को ज़रूर देखा होगा क्योंकि क्रिकेट गेम काफ़ी पॉपुलर हमारी कंट्री में। तो क्या आपको लगता है कि क्रिकेट गेम अगर बिना एम्पायर के किया जाए तो ये गेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यही चीज़ जो है हमारी कंट्री में इलेक्शन को लेकर भी है, क्योंकि इलेक्शन अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्शन प्रोसीजर को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और साथ ही साथ भारत की जनता के बीच में एक कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि ये इलेक्शन सही हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझ पाएंगे कि डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शंस क्या हैं, यानी इलेक्शन के निर्वाचन के भिन्न भिन्न प्रकार क्या हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन एडॉप्टेड इन आवर कंट्री, और हमारी कंट्री में जिस इलेक्शन प्रोसीजर को हमने एडॉप्ट किया है उसकी विशेषताएं क्या हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोविज़न द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या हैं। साथ ही साथ इस पर भी डिबेट है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या क्या हो सकता है, अभी क्या किया गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे। आपको पहले ही पता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं कि जनता का शासन। अभी जनता का शासन कैसे होगा, इसी चीज़ को इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक है आपका इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। लेट अस बिगिन बाय आस्किंग आवरसेल्फ टू सिंपल क्वेश्चन अबाउट द इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? क्या बिना इलेक्शन के हम हमारे यहाँ डेमोक्रेसी हो सकती है? कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? और क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन हो सकता है? ये दो प्रश्न हैं। Let us have a discussion in the classroom on both these questions by using example from whatever we have learned so far in the previous classes। और हमें क्लासरूम में इस पर डिबेट करानी है कि जो पहले के क्लासेस में हमने पढ़ा है तो इस टॉपिक के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड अस द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी। All citizens cannot take direct part in making every decision, therefore representatives are elected by the people. This is how election become important। हमारे देश में अनऑफिशियल डाटा अगर आप देखें तो नियर अबाउट 150 करोड़ की आबादी है, और इस 150 करोड़ की आबादी कैसे कहाँ बैठकर एक साथ डिसीजन ले सकती है? संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो हमारी डेमोक्रेसी में बिना रिप्रेजेंटेशन के न तो सरकार बनाई जा सकती है और न ही डिसीजन हो सकते हैं। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, यानी जनता जो है वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट न करके वो बाय द इलेक्शन वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता के बिहाफ पर पॉलिसी बनाते हैं, लॉ बनाते हैं और कंट्री के शासन को चलाते हैं, ताकि जनता का वेलफेयर हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके और कंट्री को सिक्योरिटी मिल सके। ये सारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीजर के थ्रू होता है, और इसी कारण इलेक्शन एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इसी इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वह होती है जिसमें डे टू डे डिसीजन मेकिंग में जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है।
और कहा जाता है कि एंशियंट ग्रीस में इस प्रकार का सिस्टम था। लेकिन आज के समय में जब जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली हमारे जैसे बड़े देश में, तो ये संभव नहीं है कि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को होल्ड कर सकें। इसलिए आज के संदर्भ में जो डेमोक्रेसी का सबसे बेटर तरीका है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होने की वजह से इलेक्शन एक महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है, क्योंकि बिना इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना कैसे जाएगा। द सेकेंड क्वेश्चन रिमाइंड अस द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। अच्छा, एक चीज़ और भी है, केवल इलेक्शन होने से ये हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी है, क्योंकि रशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, इन देशों में भी इलेक्शन होते हैं। और इन देशों में इलेक्शन होने के बावजूद ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहे जा सकते। क्यों नहीं कहे जा सकते ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री? क्योंकि यहाँ पर सिंगल पार्टी रूल होता है, जनता डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में। तो उस प्रकार की जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को हम एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं कहते। हालांकि वो शासक भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मतलब एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्शन होने से कोई डेमोक्रेसी जो है, कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने की हकदार हो जाएगी। कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री तब होगी जब उसके यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और इस इलेक्शन प्रोसीजर में सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, एज ए वोटर के रूप में एंड एज ए कैंडिडेट के रूप में। दोनों तरीके से अगर सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब जाके कोई भी डेमोक्रेसी जो है एक्चुअल डेमोक्रेसी कहलाने की हकदार होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल अबाउट इलेक्शन। और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं, इनके यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इलेक्शन के कुछ बेसिक रूल तय करता है। दीज बेसिक रूल्स आर यूजुअली अबाउट, और ये जो बेसिक रूल बनाए जाते हैं वो निम्नलिखित विषयों को अपने अंदर समाहित किए हुए होते हैं। यानी क्या क्या चीज़ें हैं वो, हु इज़ एलिजिबल टू वोट, वोट करने के लिए कौन एलिजिबल है, हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट एज ए कैंडिडेट, पार्टिसिपेट करने के लिए कौन एलिजिबल है, हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शन, और इलेक्शन को सुपरवाइज कौन करेगा, हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वोटर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुनते हैं या कैसे चुनेंगे, हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड, और वोटों की काउंटिंग कैसे होगी, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट किया जाएगा। इन सारे प्रश्नों के बेसिक रूल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्योंकि अगर ये रूल मेंशन नहीं होंगे तो इलेक्शन कंडक्ट कैसे होगा। और हमारी जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सारे प्रश्नों का जवाब देती है। और इस जवाब को जानने और समझने के लिए हमें अपने कंट्री के इलेक्शन सिस्टम को समझना पड़ेगा। तब जाके हम इन सारे प्रश्नों को समझ पाएंगे कि कौन वोट कर सकता है, कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन प्रोसीजर को कौन सुपरवाइज करता है, और साथ ही साथ कैसे काउंटिंग होती है और कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना हुआ डिक्लेयर किया जाता है। तो इसको हम देखने जा रहे हैं अपनी कंट्री के इलेक्शन सिस्टम के बारे में। यू मे हैव नोटेड अबव ए रेफरेंस टू द डिफरेंट मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अच्छा, आपने जो है इलेक्शन के भिन्न भिन्न सिस्टम के बारे में, भिन्न भिन्न तरीक़ों के बारे में सुना होगा या देखा होगा। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हम इसको देखने जा रहे हैं। हमारी कंट्री में जो इन जनरल जो सिस्टम हमने अडॉप्ट कर रखा है वह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता क्या है, ये कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज कोशिश करिए इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को समझने की कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो इसको हम समझेंगे द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। तो आपने सुना होगा कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई कैंडिडेट एक वोट से जीत गया, ऐसा भी सुनने में आता है कभी कभी, या 2, 4, 20, 25 वोटों से जीत गया। क्या मतलब है इसका? ये आप मान लीजिए
कि कोई कैंडिडेट, कोई या एरिया है जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, उस एरिया में ए बी सी और डी 4 कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए ए को मिला 20 वोट, बी को मिला 18 वोट, सी को मिला 17 वोट और डी को मिल गया 21 वोट, तो यहाँ पर डी को जो है इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जबकि डी और ए में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ए में केवल ए को 20 वोट मिला है और डी को 21, यानी केवल एक सीट का एक वोट का अंतर है। इसके बावजूद डी को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस प्रकार का जो सिस्टम है इसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी सीधा फंडा ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाला जो कैंडिडेट होगा वो इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसको और भी एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की गई है। इसमें भारत में लोकसभा चुनाव 1984 का जिक्र किया गया है और ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी केम टू द पावर विनिंग 415 ऑफ द 443 लोकसभा सीट्स, मोर देन 80% ऑफ द सीट। इसमें 1984 में कांग्रेस ने 543 सीटों में से 415 सीटों को जीत लिया और ये जो 415 सीटें थीं ये टोटल 80% सीटें थीं। सच ए विक्ट्री वाज नेवर अचीव बाय एनी पार्टी इन द लोकसभा, और ऐसी विजय कभी भी लोकसभा में किसी दल के द्वारा नहीं किया गया था। द कांग्रेस पार्टी वोन 4/5 ऑफ द सीट्स, यानी इसमें कहा यह जाता है कि 4/5 सीटें कांग्रेस पार्टी के द्वारा जीत लिया गया। इसका मतलब ये है कि क्या 5 भारतीयों में से 4 भारतीयों ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया? एक्चुअली इसका जवाब नहीं है। मतलब हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। 5 में से 4 भारतीयों ने कांग्रेस पार्टी के फेवर में वोट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो टोटल वोट परसेंटेज मिला है वो 48%, यानी केवल 50% वोट भी नहीं मिला, 48% वोट मिला। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 80% सीट जीतने में सफल हो गई। ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में पूरी कंट्री को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया है और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है और जो कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट को प्राप्त करते हैं वे कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। ये सिस्टम जो कहलाता है इसी को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है हमने इसको क्यों अडॉप्ट किया? तो इसका सिंपल फंडा ये था कि ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही सरल है और इतना सरल है कि हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी लेमैन भी इस सिस्टम को समझ सकता है। यानी इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड होने की आवश्यकता नहीं है कि भैया एक वोट भी अगर किसी को ज़्यादा मिला तो वही इलेक्टेड डिक्लेयर होगा। तो ये सिंपल फंडा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लोकसभा में और साथ ही साथ राज्यों की विधानसभाओं में इसी प्रोसीजर के आधार पर इलेक्शन प्रक्रिया संचालित होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या चीज़ है भाई? तो इसके लिए एग्जांपल दिया गया इजराइल का। इजराइल में एक डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो होता है। वहाँ पर होता ये है कि पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान लिया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूंसी मानते हुए वोटिंग होती है। अगर मान लीजिए जनता ने 48% वोट दिया इन द फेवर ऑफ ए पार्टी, मान लीजिए इजराइल में कोई पार्टी ए है और कोई पार्टी बी है, तो ए पार्टी को अगर 48% वोट शेयर मिला और बी पार्टी को मान लीजिए 52% वोट शेयर मिला, तो ऐसा किया जाएगा कि पार्लियामेंट की जो सीटें हैं तो बी पार्टी को पार्लियामेंट की 52% सीटें अलॉट कर दी जाएंगी और ए पार्टी को पार्लियामेंट की 48% सीटें अलॉट कर दी जाएंगी। यानी जिस रेशियो में उनका वोट शेयर होगा
उसी रेशियो में पार्लियामेंट की सीटें उस पार्टी को प्रदान कर दी जाएंगी। इस प्रकार के इलेक्शन सिस्टम को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हमारे यहाँ फ़िलहाल ये नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम कहाँ पे है? इज़राइल में। तो इज़राइल के इस सिस्टम को आई थिंक कि आप समझ में गए होंगे कि जिस रेशियो में उनको वोट मिलेगा उसी रेशियो में उनको पार्लियामेंट की सीटें अलॉट की जाएंगी। अगर एक मतलब जितने भी दल होंगे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन सारे दलों के बीच में उनको मिले वोट परसेंटेज के बेस पर उनके पास पार्लियामेंट की सीटें होंगी। अब अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स में, और इन जोग्राफिकल यूनिट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है या कभी कभी पूरे देश को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी मान लिया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, और लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ऐसा नहीं होता। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो वोटिंग होती है कैंडिडेट के लिए होती है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो वोटिंग होती है वो पार्टी के लिए होती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का जो बेस्ट एग्जांपल है वह इंडिया और यूके है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो उदाहरण है वह इज़राइल है और नीदरलैंड है। तो आई थिंक इन दोनों के बीच के कंपैरिजन को आप समझ गए होंगे। हमारे यहाँ राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक डिफरेंट फॉर्मेट है जिसको अडॉप्ट किया गया है। इज़राइल वाला फॉर्मेट नहीं है ये, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन इसको भी हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं और इस फॉर्मेट को अडॉप्ट किया गया है। ये तीसरा वेरिएंट है। इसमें क्या है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसको कहते हैं इज़ फॉलोड फॉर द राज्यसभा इलेक्शन। और ये राज्यसभा इलेक्शन के लिए फॉलो होता है। एवरी स्टेट है जो स्पेसिफिक कोटा और सीट्स इन द राज्यसभा जिसे हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, यानी राज्यों की सभा कहते हैं। तो राज्यों की सभा में प्रत्येक राज्य को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, और जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसका मतलब ये है कि उस राज्य के जो एमएलए होंगे अपने राज्य के जो राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो एमएलए उनको चुनेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर राजस्थान की बात की जाए तो कहा यह गया कि अगर राजस्थान में 4 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, और 200 एमएलए हैं, तो ये 200 जो एमएलए होंगे ये 4 राज्यसभा सीटों के मेंबर्स को चुनेंगे। और कितना वोट करेंगे? एक मेंबर को चुनाव जीतने के लिए कम से कम 41 वोट प्राप्त करना जरूरी है। इसका एक फार्मूला है जो टोटल वोट्स पोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड +1 और टोटल का +1। इसी फार्मूले के आधार पर इसको निकाला गया। 200 अपॉन 4 + 1 इज इक्वल टू 40 + 1 41 वोट। अब 41 वोट जो मेंबर पा जाएगा उस मेंबर को राज्यसभा के लिए चुन लिया जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। इसमें यह भी कि व्हेन द वोट्स आर काउंटेड इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा, जो वोटर्स होते हैं वो जब वोटिंग करते हैं तो वोटिंग करते समय जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े रहते हैं उनके लिए प्रेफरेंस नंबर लिखना ज़रूरी होता है। तो जो सबसे पहले जो काउंटिंग होती है वह फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों की काउंटिंग होती है। उसके बाद अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के वोटों की काउंटिंग में किसी कैंडिडेट को इतने वोट नहीं प्राप्त हो पाए, तो रिक्वायर्ड वोट नहीं प्राप्त हो पाए, तो सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग की जाएगी। तो ये जो प्रोसीजर है इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये। वाई डिड इंडिया अडॉप्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि ये बड़ा सिंपल है, आसान है, सबकी समझ में आ जाएगा आसानी से। और यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो इससे होता क्या है कि उस इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव की ये लायबिलिटी हो जाती है कि वो अपने
कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करे और वो जनता के प्रति आंसरेबल रहे, उस जनता के प्रति आंसरेबल रहे जिस जनता ने उसे चुना है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा का इलेक्शन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वह है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन। ये क्या चीज़ है? हमारी सोसाइटी में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रूप में देखते हैं, जैसे एससी और एसटी। तो 543 सीटों में से 84 लोकसभा की सीटें ये रिज़र्व कर दी गई हैं। 84 लोकसभा की सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी एससी कम्युनिटी के लिए। और साथ ही साथ 47 सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए। और ये इसलिए किया गया ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन भी हो। ऐसा ना हो कि हाउस के अंदर इनका रिप्रेजेंटेशन ना हो, क्योंकि हमारी कंट्री एक डिफरेंट ग्रुप्स को अपने अंदर लिए हुए है, तो सबका इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक सेक्शन के लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुँचें, और इसलिए प्रोसीजर किया गया कि रिजर्वेशन सिस्टम को वहाँ पे लागू किया गया। अब इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, तो लोकतंत्र के ऊपर से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा। इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए ही हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर है, जो भी हम आगे देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, और वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को अपने सुपरविज़न में कंडक्ट कराती है। इलेक्शन में गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करती है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे यहाँ सिस्टम क्या है चुनाव में एज ए वोटर के रूप में या एज ए कंटेस्टेंट के रूप में। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वह ये है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कंटेस्ट। 1989 तक हमारे यहाँ जो सिटीजन्स की एज थी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, वह 21 ईयर्स थी, लेकिन बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1989 में इसको रिड्यूस कर दिया गया, और आज के समय में जो एलिजिबिलिटी है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की वो 18 ईयर्स है। और इसका जो बेस है वो एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतलब ये केवल एज का क्राइटेरिया है। 18 साल का हर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में बिना किसी भेदभाव के ऐड करवाने के लिए उसके पास अधिकार है। और इलेक्शन कमीशन की ये लायबिलिटी है कि वह इंश्योर करे कि वह हर उस व्यक्ति का नाम जो 18 साल का हो चुका है इलेक्टोरल लिस्ट में इनरोल्ड करे, क्योंकि इस लिस्ट में इनरोल्ड लोगों को ही वोट करने का अधिकार है। ठीक है। उसके बाद अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए कि जो एज ए कंटेस्टेंट के रूप में, यानी जो प्रतिनिधि के रूप में जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, निश्चित रूप से भारत की नागरिकता उनके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में अगर वह कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी एज कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 25 साल की एज है तभी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी रूल्स रेगुलेशन टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, उन सारे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें एलिजिबल होना होगा अगर वो एज ए कैंडिडेट के रूप में चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमारी कंट्री में इलेक्शन को कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, और ये जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है इसका प्रावधान आर्टिकल 324 में दिया गया है। और ये क्या करता है? ये सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन देता है और कंट्रोल करता है इलेक्टोरल रोल के ऊपर। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 324 एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसीजर करता है, एक प्रावधान करता है, और ये इलेक्शन कमीशन ही भारत में चुनाव को कराने के लिए पूरी तरीके से ऑथराइज है। इसमें पहले अगर देखेंगे आप टिल 1989
ये सिंगल बॉडी कमीशन था, यानी केवल इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन उसके बाद जब 1999 में जो जनरल इलेक्शन हुआ, इसमें 2 अदर कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद इनको फिर हटा दिया गया। उसके बाद फिर से 1993 में 2 अदर कमिश्नर को अपॉइंट किया गया। और आज की डेट अगर आप देखेंगे तो आज ये 3 बॉडी कमीशन है। इसमें एक जो है वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टेन्योर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ताकि ये किसी भी दबाव में आए बिना अपने काम को ईमानदारी से कर सकें। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होता है, इनमें से जो पहले आए। यानी अगर ये पहले 65 साल के हो गए, अपॉइंटमेंट हुआ था 63 साल में, 65 के हो गए ना, 2 साल बाद हटा दिए जाएंगे। और अगर 50 साल पे ही अपॉइंटमेंट हो गया तो 56 साल की एज में, नहीं 6 साल के बाद ही हटा दिए जाएंगे। इनको रिमूव किया जा सकता है इनके पद से इनका कार्यकाल पूरा होने के पहले भी। तो उसका एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर ये है कि प्रेसिडेंट हटाएंगे, लेकिन ये तभी हटाएंगे जब दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के ऐसी रिकमेंडेशन दें अपनी मेजॉरिटी के साथ। तो रही बात अदर कमिश्नर को हटाने की, तो अदर कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हटाया जा सकता है, और इसके लिए किसी प्रोसीजर को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंड करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उनकी रिकमेंडेशन के बेस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अभी सुधार की गुंजाइश नहीं है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक ऐसा इशू है जिस पे हमेशा डिबेट की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो, डे टू डे और मजबूत हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस पर गंभीरता से चिंतन करें और अपने इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं। हम कुछ सुझाव हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। उसमें पहला है, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम टू सम वेरिएंट ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक सुझाव तो ये है कि हमें अपने सिस्टम को अब थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के स्थान पर हमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पार्टी जिस रेशियो में पब्लिक का वोट पाएगी पार्लियामेंट के अंदर, उसी रेशियो में उसके लिए सीटें आवंटित होंगी। तो एक सुझाव तो ये। दूसरा ये है, देयर शुड बी ए स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वीमेन आर इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, ताकि असेंबली में और पार्लियामेंट के अंदर वो पहुंच सकें, ताकि महिलाओं को लेकर कानून जो बनने हैं उसमें उनका एक रोल हो सके। वैसे अब अमेंडमेंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनके लिए 1/3 सीटें आवंटित कर दी गई हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और अगले इलेक्शन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था अमेंडमेंट के समय। इसके बाद है, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी। हाँ, चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि पैसे का काफ़ी प्रयोग होता है। इसमें ब्लैक मनी भी बड़े पैमाने पर यूज़ की जाती है। हर एक कैंडिडेट तो खर्च करता ही करता है, कैंडिडेट के अलावा पार्टियां भी खर्च करती हैं। वैसे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए कैंडिडेट्स के खर्चे को तो कंट्रोल किया गया, लेकिन पार्टियों के खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है, और इसका परिणाम ये होता है कि काफ़ी पैसा इलेक्शन में खर्च कर दिया जाता है। तो इसका सुझाव ये दिया कि गवर्नमेंट अगर स्पेशल फंड प्रोवाइड करे कैंडिडेट्स के लिए, तो और पूरी तरीके से इन लोगों के द्वारा किए जाने वाले खर्चों को रोक दिया जाए, तो शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन की दिशा में हम और आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा सुझाव तो ये भी है कि ये जो कैंडिडेट्स के द्वारा जो कैंपेनिंग की जाती है, कैंपेनिंग के दौरान जो बड़ी जनसभाएं की जाती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये लोग भी जाके पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसी बड़ी जनसभाओं को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। भैया, आज के समय में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको जो भी मैसेज देना है जनता को या एज ए वोटर को कन्विंस करने के लिए,
तो आप उन संसाधनों का प्रयोग करें, न कि बड़ी बड़ी जनसभाओं को करें, क्योंकि बड़ी बड़ी जनसभाओं को करने में काफ़ी खर्चा आता है। न केवल खर्चा आता है बल्कि पूरी मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है और जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो किसी भी रूप में इलेक्ट ना हो या इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट ही ना कर सके। साथ ही साथ नेताओं के द्वारा चुनाव के समय जो कैंपेनिंग की जाती है उस कैंपेनिंग के दौर में रिलीजियस अपील और कास्ट बेस्ड जो अपील की जाती है इसको पूरी तरीके से बैन, वैसे तो बैन है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई इस प्रकार की स्पीच देता भी है और कंप्लेन भी होती है इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन कोई सख्त डिसीजन नहीं ले पाता और इसका परिणाम ये होता है कि नेताओं के अंदर इन चीज़ों को लेकर कोई डर नहीं है और खुलेआम मंचों से वे धर्म और जाति की बातें करते हैं और धर्म और जाति के आधार पर वोट की मांग करते हैं, जो पूरी तरीके से एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे लालच दिए जाते हैं अपनी मैनिफेस्टो के द्वारा और उन मैनिफेस्टो को लेकर वे बाउंड नहीं होते। कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसके आधार पर उनसे कहा जा सकता है भैया तुम जो मैनिफेस्टो दे रहे हो उस मैनिफेस्टो का लॉजिक क्या है। तो इसको भी देखने की आवश्यकता है कि जो भी मैनिफेस्टो आप दें उस मैनिफेस्टो पर आप उसे अमल करें और उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसका क्लैरिफिकेशन दें। इससे उनका क्लैरिफिकेशन लिया जाए कि कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इलेक्शन के लिए। कुल मिलाकर आज हमने समझा कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। और इसी इलेक्शन के द्वारा जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और ये सारी प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविज़न में कंडक्ट होती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और पूरी तरीके से वो फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए कटिबद्ध है और वो इस दिशा में कई सारे स्टेप ले चुकी है और आगे भी ले रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये टॉपिक पूरी तरीके से आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।